अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह हम 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, मेरे पास बुक नहीं है अवेलेबल। मुझे एग्जैक्ट पेज का नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो आईटी सीरीज़ की ही है, लेकिन पुराना एडिशन है शायद। तो मे बी आपसे मैच ना करे। मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर मेरे पास जो शो हो रहा है वो 108 है, बट आई डोंट थिंक कि आपकी बुक पे यही होगा। लेकिन चैप्टर 4 में ये सेकंड टॉपिक है। नहीं नहीं, फिर वो नहीं है। आप चैप्टर 4 निकालो ना ज़रा, और मुझे बताओ उसका पेज नंबर क्या है। 134 है। और मुझे बता सकते हैं कि ये जो सवाल है, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर्स आर कैन बी यूजफुल इन बिजनेस, ये वाला टॉपिक किस पेज पे है? 143 पे। ओके, 143 पेज निकाल लें आप लोग बुक्स पे, उधर होगा। 123, ओके 123 पे आप चेक कर लें। मैं वाइट बोर्ड पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये जो टॉपिक है, हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूजफुल इन बिजनेस। ओके, सो ये हम स्टार्ट करते हैं। जी जी। जी जी। 133, कंफर्म पक्का? ओके। 133 चेक करें। यार, फिर ये 133 किसने बताया अभी? उज़ैर, आप कौन सा टॉपिक ढूंढ रहे हो? तो वही तो मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर 4 के स्टार्ट में पहला टॉपिक है ये। पेज नंबर बताएं। उज़ैर महमूद, आप पेज नंबर बताएं। जी। अच्छा, 133, ओके।
133 पे है जी। अब नेक्स्ट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बिज़नेस फील्ड के अंदर कैसे होता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ओवरव्यू बताएं कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में इस्तेमाल होता है। तो उसमें फिर हमने बैंक्स का जिक्र भी किया था, बिज़नेस का जिक्र भी किया था, एजुकेशन का जिक्र भी किया था, मेडिकल का भी किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें ओवरव्यू में आई थी। लेकिन अभी जो हमारे पास टॉपिक है ये स्पेसिफिकली है बिजनेसेस से रिलेटेड, कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो बिज़नेस के अंदर किस तरह से है। तो उसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं कि कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस में जब इस्तेमाल किया जाता है तो कौन कौन से एग्जैक्टली वो शोबे हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सो नंबर 1 पे हमारे पास है मार्केटिंग, कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हम मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए करते हैं। अब मार्केटिंग पर्पज़ के लिए क्या मुराद है यहाँ पे, कि मार्केटिंग से मुराद हमारी आया ये है कि हम कंप्यूटर पे कोई इश्तिहार चलाते हैं या कंप्यूटर पे कोई मशहूरियाँ देते हैं। तो देखें, बहुत सारे काम ऐसे हैं मार्केटिंग के हवाले से जो कि हम कंप्यूटर साइंस के या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, जो आपको बड़े बड़े ये जो शहर हैं इनमें किसी भी सड़क पे आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं जिन पे डिजिटल इश्तिहार चल रहे होता है, यानी कि बड़े साइज़ का टीवी होता है जिस पे आपने देखा होगा अक्सर किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का इश्तिहार चल रहा होता है। तो वो जो बिल बोर्ड्स होते हैं उनको कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। पहली बात तो ये आ गई मार्केटिंग के अंदर। फिर आ जाती है बात कि अगर आपने कोई अपनी एडवर्टीज़मेंट करनी है तो एडवर्टीज़मेंट के लिए भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट के अंदर क्या आ जाता है, देखें आपने अक्सर देखा होगा वो ट्राई फोल्ड्स बने हुए होते हैं जिसको आप अपनी ज़बान में ब्रोशर कहते हो, जिसमें कंपनी का लोगो इस तरह से लगा हुआ होगा, फिर उसके नीचे थोड़ी सी डिटेल होगी, फिर यहाँ पे कोई एक आधी तस्वीर, फिर नीचे उसकी डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल कि हम क्या क्या बेचते हैं। तो ये जो ब्रोशर्स वगैरह बनते हैं, या फिर हमने जो बाज़ का देखा होगा कि न्यूज़पेपर में इधर छोटा सा इश्तिहार बना हुआ आ रहा होता है किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट का, तो ये जितनी एडवर्टीज़मेंट है ये इस सारे की कंपोजिंग तो होती कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से है, प्रिंटिंग भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग करने के लिए अगर हमने किसी चीज़ की मशहूरी करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जनाब हमारे पास कि हम अगर किसी भी चीज़ की करना चाहें डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे क्या मुराद है, कोई एक कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है मल्टीपल लोगों को सेम टाइम पे, यानी एक ही दिन में 20-25 हज़ार लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स पहुँचाना चाहती है। तो वो किस चीज़ का सहारा लेगी, वो TCS या जो और कोरियर सर्विसेज हैं या फिर जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हैं उनसे डेफिनेटली वो कंसल्ट करेगी। TCS के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स भेजेगी मल्टीपल क्लाइंट्स को। तो TCS वाले जो हैं वो आगे से ज़ाहिर बात है कंपनी से वो प्रोडक्ट्स उठा के क्लाइंट्स तक पहुंचाने के लिए जिस नेटवर्क का सहारा लेते हैं वो सारे का सारा कंप्यूटर पे चल रहा होता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर अगर हमने कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसके लिए भी फिर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। सो ये तो हमारे पास हो गया मार्केटिंग का, कि हमने अगर कोई चीज़ बेचनी है, उसकी मशहूरी करनी है, ऑनलाइन उसका इश्तिहार देना है वगैरह वगैरह, तो ये सारा कुछ हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही करते हैं। इसके अलावा सेलिंग एक्टिविटीज़, सेलिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, देखें हमारा एक बिज़नेस है जिसको हम चलाना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो अगर हम फेसबुक पे अपने उस बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, फेसबुक पे उस बिज़नेस का इश्तिहार लगाते हैं, फेसबुक पे उसका ऐड लगाते हैं, तो ये जितनी भी मेरी एक्टिविटी होती है मार्केटिंग के हवाले से ये सारी भी कंप्यूटर के थ्रू हो रही है, क्योंकि फेसबुक भी कंप्यूटर पे चलता है। चाहे हम मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल भी तो एक किस्म का कंप्यूटर ही है। तो ये हमारे पास मार्केटिंग के हवाले से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था जो अभी हमने डिस्कस किया। ये हमारे पास पहला पॉइंट था कि बिज़नेस के अंदर मार्केटिंग में किस तरह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज, कि हमारे पास कंप्यूटर का इस्तेमाल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहाँ पे और कैसे होता है। इसका इवन हमने एक ओवरव्यू भी पढ़ा था थोड़ा सा कल, लेकिन चले रिवाइज हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है क्या। देखें सबसे पहले तो ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बाकायदा तौर पे एक प्राइवेट बिल्डिंग होती है, या प्राइवेट बिल्डिंग ना भी हो तो एक मखसूस बिल्डिंग होती है,
और उस मखसूस बिल्डिंग के अंदर आपके पास जो कारोबारी सरगर्मी है वो अंजाम दी जाती हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। तो ये जो मखसूस बिल्डिंग है इसके अंदर स्टॉक ब्रोकर बैठे होते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर क्या चीज़ है? ये आपके पास एक किस्म के व्यापारी हैं, या जिसको आप कारोबारी हजरात या मिडल मैन कहते हो, कि जो दरमियानी बंदा होता है या जो सौदा कराने वाला बंदा होता है। तो स्टॉक ब्रोकर जो है वो यहाँ पे बैठा होगा। अब स्टॉक ब्रोकर ने क्या करना है? ये स्टॉक ब्रोकर साहब है जनाब, और इनके पास एक पड़ा हुआ है कंप्यूटर। अब इसके पास इस कंप्यूटर पे डेल के, गूगल के, उसके बाद HP के और बहुत सारी जितनी कंपनीज हैं उन सब के शेयर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। शेयर्स का मतलब क्या है? अब देखें, जो चीज़ है ना शेयर, वो इस मानों में आती है कि अगर हम बज़ाते खुद कोई कंपनी नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे? पैसों के ज़रिए से किसी अच्छी कंपनी के अंदर अपनी थोड़ी सी हिस्सादारी डाल देंगे, अपना थोड़ा सा हिस्सा शामिल कर देंगे। उसमें क्या होगा कि वो कंपनी हमें फिर मुनाफा देने की पाबंद होगी उसी हिस्से के लिहाज से जितना हिस्सा हमने डाला है। मिसाल के तौर पे अगर हमने गूगल के अंदर पाकिस्तानी 50,000 रुपये के या 1,00,000 रुपये के शेयर्स बाय किए तो हमें उसके बदले वो 0.0001% प्रॉफिट देंगे, वो हमें मिल जाया करेगा क्योंकि गूगल के शेयर्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं। इसी तरह से कुछ कंपनी है जिनके प्राइसेस बहुत लो होते हैं। अब जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, इसका एक शेयर आपको मिल जाता है 12 से 13 रुपए का। तो यही हिसाब है, गूगल का एक शेयर आपको मिलता है तकरीबन $1200 का, यानी तकरीबन 1,80,000 रुपये का। तो डिफरेंट है कि हर कंट्री में और हर कंपनी में किस हिसाब से शेयर्स बिक रहे हैं। तो शेयर का बुनियादी मकसद यही है कि पैसों के ज़रिए से किसी कंपनी के अंदर हिस्सादारी डाल दें, पार्टनर बन जाएं छोटे लेवल के, और वो आपको मुनाफे में हिस्सा देंगे। तो ये सारे का सारा काम होता है कंप्यूटर के ऊपर। अब जब ये सारे का सारा काम कंप्यूटर पे होना है तो स्टॉक ब्रोकर साहब ने क्या करना है? आपने ये फ़ोन किया जनाब स्टॉक ब्रोकर साहब को, ठीक है, ये हमने फ़ोन किया स्टॉक ब्रोकर को। स्टॉक ब्रोकर को हमने फ़ोन करके बोला कि जी हमें मिसाल के तौर पे डेल कंपनी के शेयर्स जो हैं वो चाहिए। तो स्टॉक ब्रोकर आपको बोलेगा कि जी फ़ोन पे कि आपको अभी मैं मोबाइल या कंप्यूटर पे मैसेज आ जाएगा कि जी ये आपने इतने इतने शेयर्स बाय कर लिए। तो इस हिसाब से आप अपने सारी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करते हो वाया कंप्यूटर्स, जिसमें स्टॉक का या शेयर्स का लेन देन है, शेयर्स का रिकॉर्ड है कि किसने कितने ख़रीदे, किसने कितने बेचे, कौन सी कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स इस वक्त नहीं बिक रहे। ये सारे का सारा रिकॉर्ड हम रखते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो ये जनाब अली दूसरा पॉइंट था जो कि हम पढ़ रहे थे कि बिज़नेस के अंदर कैसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को। जो थर्ड आपके पास पॉइंट है वो आ जाता है बैंक्स, कि किसी भी बैंक के अंदर किस तरह से हमने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया हुआ है। ये अभी हमने ओवरव्यू वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से इसको भी पढ़ा था, दोबारा से इसका रिवीजन टाइप एक कर लेते हैं। देखें, बैंक्स के अंदर हमने अकाउंट्स को मैनेज करना है, तो अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी अकाउंट ओपन करना, उसमें कस्टमर की या क्लाइंट की डिटेल लिखना, उसको ATM कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, कौन सा चाहिए, गोल्ड वाला, प्लैटिनम, सिल्वर, क्लासिक, ब्रॉन्ज, कोई चीज़ जो भी इसको चाहिए, प्लस उसकी जो अगर वो कोई लोन ले रहा है बैंक से उसकी जो डिटेल है, या अगर वो बैंक से कोई चीज़ फाइनेंस करवा रहा है यानी कि गाड़ी वगैरह ले रहा है तो उसकी क्या डिटेल है, ये सारा कुछ अकाउंट्स में जो मैनेजमेंट होती है ये भी हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं बैंक्स में। फिर आ जाते हैं हमारे पास डिपॉजिट्स, कि अगर एक बंदा अकाउंट ओपन करवाने के बाद बैंक में कोई पैसे जमा करवाने आता है तो उसका रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटर के ज़रिए रखते हैं कि इस बंदे ने कितने पैसे जमा कराए, किस तारीख को जमा कराए, किस करेंसी में जमा कराए और किस अकाउंट के अंदर जमा करवाए, कौन सी स्लिप नंबर थी, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो तीसरा काम हम करते हैं वो हमारे पास है कि हम बैंक के अंदर विड्रॉल का हिसाब किताब रखते हैं। विड्रॉल का मतलब है पैसे निकलवाना। अब ज़ाहिर बात है, जो बंदा चेक के ज़रिए पैसे निकलवाने जाएगा या ATM के ज़रिए पैसे निकलवाने जाएगा तो अपने अकाउंट से उसके पैसे माइनस करना, बैलेंस अपडेट करना, ये सारा काम भी कंप्यूटराइज होता है। फिर उसके बाद है ATM इस मशीनों का इस्तेमाल। हम बैंक्स के अंदर ATM मशीनों का इस्तेमाल करते हैं पैसे निकलवाने के लिए। उसमें हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट या ATM कार्ड के ज़रिए से बग़ैर किसी बैंक वाले बंदे को यूज़ किए
हम यूज़ करते हैं एटीएम को और अपने पैसे जो हैं वो विड्रॉ कराते हैं अकाउंट से। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया एटीएम का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब, अगर हम बैंक्स के साथ और हमारे कोई भी मामलात चल रहे हैं, जैसे लोन्स वगैरह हैं, उधार लिया हुआ है, या हमने लीज़ पे कोई चीज़ ली हुई है, तो वो सारे का सारा बैंक्स के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि इसको हैंडल करता है। तो ये सारा बैंक के खातों में आ जाता है। तो बिज़नेस के अंदर ये तीसरा वो पॉइंट था बैंक्स वाला कि जहाँ पे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट जो हमारे पास है कि हम कौन सी ऐसी और जगह है बिज़नेस के हवाले से कि जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या होते हैं? हाँ जी, जितने लोग ऑनलाइन हैं, कोई बंदा बता दे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जांपल दें, मिसाल के तौर पे क्या, कोई एक आधा नाम बता दें। कौन सी? आपने कौन सा नाम लिया? जैसे अब रहमत वाले, सॉरी राहत वाले हैं, या अगर तहजीब बेकरी आ जाती है, या फिर आपके पास गोरमे सुपर शॉप है, या आपके पास सेज वाले बैठे हैं चकवाल के अंदर। यूटिलिटी स्टोर, वेरी गुड वेरी गुड, यूटिलिटी स्टोर की एग्जांपल है। तो जितने भी ब्रांड्स हैं या जितने भी आपके पास चेन ऑफ स्टोर्स है, यानी कि जो बहुत सारे होते हैं, तो वो हम डिपार्टमेंटल स्टोर के अंडर ले के आते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, आप उनको भी कह सकते हो डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि उनके भी एक ही बड़े से स्टोर के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग शोबा, कराकरी का अलग शोबा, ग्रोसरी अलग है, वगैरह वगैरह। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कैसे हम यूज़ करते हैं इसको, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, ये आपको मैं छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। डेमो इस हिसाब से है कि मैं चूँकि काम खुद यही करता हूँ, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो मैंने खुद जो बनाया हुआ है एक डिपार्टमेंट स्टोर के लिए, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, मैं उसका आपको डेमो दे देता हूँ। मैं स्क्रीन ये दूसरी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को वो नज़र आ जाए। 1 सेकेंड। ओके, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके, देखिए अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में किस तरह से हम यूज़ करते हैं मल्टीपल चीज़ों को। अब जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, पहला काम तो उसने ये करना होता है, उसको पता हो कि यार मैंने आज कितनी चीज़ें बेची हैं, मेरी आज की सेल्स कितनी थी, लो स्टॉक आइटम कितने हैं मेरे पास, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम मेरे पास कौन सा है, अगर कोई उधार पे कोई चीज़ गई हुई है तो मेरे पास पेंडिंग खाते कितने हैं, मेरे पास इस वक्त कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, टोटल मेरे पास कस्टमर कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा अगर वो कोई चीज़ बेचना चाह रहा है तो वो बेच भी सके, ऑन मतलब मौके पे बेच सके। जैसे अगर हम ये चीज़ें हमारे पास हैं इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि हम कोई फ़ैन बेचना चाह रहे हैं, तो ये फ़ैन आ गए। यहाँ से अब हम कोई भी जो एक चीज़ या दो चीज़ें बेचना चाह रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास सिस्टम में आ जाएंगी। यहाँ से हम पैसे वसूल करके और उसको जनाब कैश कर लेंगे, और ये हमारे पास एक आइटम बिक गया और इसकी इनवॉइस जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई। वापस जाके हम देख सकते हैं कि ये इनवॉइस हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, और इसको फिर हम बाद में प्रिंट करना चाहें, एडिट करना चाहें, एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आइटम्स या स्टॉक लिस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त कौन सा स्टॉक जो है वो कितना पड़ा हुआ है। जैसे अब ये देखें, फ्यूजी कैपेसिटर हमारे पास फ़िलहाल इतने पड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर हम और पेज पे चले जाएँ तो हमारे पास ये क्वार्टर पेंट पड़ा हुआ है ब्राइटो का, ऐश वाइट गैलन, इस बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से हम अपने इन्वॉइसेस देख सकते हैं कि हमने जो है वो कब क्या क्या बेचा और कितने पैसों में बेचा। उस सारी चीज़ का हिसाब किताब हमारे पास यहाँ पे होगा। अगर उधार पे कोई चीज़ गई है, नकद गई है, कितने पैसों की गई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सारा हिसाब किताब। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर ये सब कुछ जो है वो हम कंप्यूटराइज करते हैं। तो कंप्यूटराइज करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें हर चीज़ का एक रिकॉर्ड पता चलता जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो है स्टॉक मैनेजमेंट। तो स्टॉक मैनेजमेंट हम करते हैं कंप्यूटराइज्ड। फिर उसके बाद आ जाती है इन्वेंट्री कंट्रोल, कि कितना हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। फिर हमारे पास है सेल्स एंड रिपोर्टिंग,
ये भी हम करते हैं कंप्यूटराइज्ड, कि कितनी चीज़ें हमने बेची हैं, कब बेची हैं, कितने पैसों की बेची हैं, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर ये सारे काम करने के लिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चौथा वो शोबा था जिसके अंदर हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जनाब चौथा शोबा था। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बिजनेस के हवाले से ऑफिस ऑटोमेशन, कि ऑफिस के अंदर किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला एक है शोबा है, यानी कि जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ऑफिस ऑटोमेशन में हम कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को अपनी डेली लाइफ के अंदर। देखें, जितने भी ऑफिसेज हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड वो हैं, उनके अंदर कुछ रोज़मर्रा के ऐसे काम हैं जो रूटीन में होते ही होते हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स बनाना, अगर बॉस जो है वो आपको बोलेगा कि पिछले साल का जितना भी हमारे पास सेल्स का रिकॉर्ड था उसकी मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बना के ले आओ, तो वो प्रेजेंटेशन बनाना। फिर बॉस बोलेगा कि जी अब मीटिंग होने वाली है, पिछले 3 साल का हमारा ऑडिट रिपोर्ट का एक लेकर आ जाओ, ग्राफ लेकर आ जाओ या चार्ट बना के ले आओ, तो वो लेके जाना। ये सारे काम जो हैं वो हम ऑफिस ऑफिस के अंदर करते हैं। और अगर यही सारे काम ऑफिस के जितने भी हैं ये हम करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, तो ये सारे के सारे काम हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन में आ जाएंगे। पहले ये सिर्फ ऑफिस के काम थे, लेकिन जब हम इसको कंप्यूटर पे करेंगे तो ये सारे काम ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आ जाएंगे। अब ऑफिस ऑटोमेशन में क्या आ जाता है? डेटा मैनिपुलेशन। अच्छा, मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब देना ताकि उससे आप अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल सको। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 2018, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1400, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1800, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2019, ये आपके पास लिखा हुआ है 1500, और ये आपके पास लिखा हुआ है 1900, और ये आपके पास लिखा हुआ है 2020, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1600, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब वैसे अगर आपके पास ये डेटा हो तो आप इसको क्या समझोगे कि ये मैंने क्या बताया? चलें, इतना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये साल हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का मतलब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते कि बाकी चीज़ें मैंने क्या लिखी हैं। लेकिन अगर इसी डेटा को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, यानी तरतीब में लाएं, अपने हिसाब से उसको अरेंज करें। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि बाकायदा मैं यहाँ पे एक टेबल टाइप या चार्ट वगैरह बना लूँ, और उसके अंदर मैंने इस तरह से कॉलम्स बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखना शुरू कर दूँ कि 2018, 2019, 2020, और यहाँ पे मैं लिखूँ प्रॉफिट, और यहाँ पे मैं लिखूँ सेल्स, और अब मैं यहाँ पे लिखूँ 1400, सॉरी एक खाना और बना लेते हैं, 2018, 2019 और 2020। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँ 1400 और 1800, 1500 और 1900 और 1600 और अभी तक नील। तो ये हमारे पास अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है कि हम बता सकते हैं कि 2018 में 1800 टोटल सेल्स हुई हैं जिसमें से 1400 प्रॉफिट है। 2019 के अंदर 1900 की सेल हुई है, 1500 प्रॉफिट था। 2020 के अंदर अभी तक सेल चूंकि जारी है तो नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तक 1600 का प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरह से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सारे काम चूंकि ऑफिस के डेली या रोज़मर्रा के हैं कि डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाना, डिफरेंट किस्म की शीट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह बनाना, तो ये सारे काम जब हम कंप्यूटर के ज़रिए से करेंगे तो वो आ जाता है ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग आती है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है? अब मिसाल के तौर पे पिछले 3 साल का ये मैंने रिकॉर्ड बनाया, और पिछले 3 साल का ये रिकॉर्ड मैंने बना के और बॉस के हवाले किया। मैंने बॉस के हवाले किया तो बॉस मुझे कहता है कि यार इधर देखो 400 प्रॉफिट था, इधर देखो तब भी 400 प्रॉफिट था। तो बॉस कहता है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं कि जिनमें हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो वहाँ से फिर वो डिसीजन लेगा कि अब से हमने ये चीज़ें नहीं बेचनी कि जिनमें हमें प्रॉफिट कम है। तो हमने डिसीजन ले लिया, अपने बिजनेस के हवाले से एक फ़ैसला ले लिया। इस चीज़ को देखते हुए, इस ग्राफ को, इस चार्ट को देखते हुए जो कि अभी हमने ऑफिस ऑटोमेशन के ज़रिए से बनाया था, हमने फ़ैसला लिया कि आइंदा हम ये चीज़ें नहीं बेचेंगे क्योंकि इनमें प्रॉफिट कम है।
तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये भी ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप है, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर जो है वो हम करते हैं। सो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था जो बिजनेसेस के हवाले से है कि बिजनेसेस जो हैं वो उनमें कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। नंबर वन पे आपके पास था सॉरी नंबर वन पे आपके पास था जनाब, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो ये बात हो गई। ओके, सो नंबर वन पे हमारे पास ये था कि हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। नंबर टू पे था कि हम उसको स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त के लिए, ब्रोकर्स के साथ मामलात के लिए। किसी भी कंपनी के अगर हमने स्टॉक्स परचेज़ करने हैं या सेल करने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि बैंक्स के अंदर, जी जी, वो मैं बता देता हूँ। तो एक दफ़ा मैं ओवरव्यू दे लूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम शेयर्स को जो है वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। फिर उसके बाद बैंक्स की बारी आ गई कि बैंक के अंदर कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, डिपॉजिट यानी पैसे जमा कराने, पैसे निकलवाने, एटीएम का इस्तेमाल, अगर कोई और मामलात हैं अकाउंट के अंदर पैसों के लेन देन के हवाले से, तो वो ये सारा कुछ काम चूँकि कंप्यूटराइज्ड है तो बैंक्स के अंदर भी सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे है सारा काम। फिर आ गई बारी डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कि उनके अंदर जो स्टॉक का हिसाब किताब है कि स्टॉक जो है वो हमने कितना पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री कितना माल आ रहा है कितना जा रहा है, सेल रिपोर्ट कि कितनी चीज़ें हमारी बिक रही हैं और उन पे कितना हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, उस सारे का हिसाब किताब। फिर आ गया ऑफिस ऑटोमेशन, पांचवा पॉइंट हमारे पास बिजनेस के हवाले से कि हमने ऑफिस की जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको अगर हम कंप्यूटराइज करते हैं तो हमारे पास उनका क्या नतीजा निकलता है। तो वो मैंने आपको बताया कि हम डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, सबसे मेन काम ऑफिस के अंदर कि डेटा को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते हैं ताकि उसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकें। तो ये ऑफिस के डेली के काम है जिसमें रिपोर्टें बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारे काम भी आ जाते हैं। तो ये हम चूंकि कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं तो ये सारे ऑफिस के काम ऑफिस ऑटोमेशन में कहलाएंगे। तो ये बिजनेस के अंदर वो 5 बुनियादी शोबे हैं जिनके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सही हो गया जी, ये आज का टॉपिक था। और ये उन 4 जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर ये उन्होंने बोला हुआ है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 4 शोबों में हमने सिर्फ पढ़ना है। आज हमने पहला शोबा पढ़ लिया बिजनेस, और बिजनेस के अंदर ये 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था जी जो आज हमने पढ़ा है। अच्छा, आप अभी पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स ऊपर नीचे कैसे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ जल्दी से एक एग्जांपल दूं, उसके बाद हम अपनी क्लास एंड करते हैं। देखें, जिस कंपनी पे लोगों का जितना भरोसा होगा उतनी ही वो चीज़ जो है वो महंगी बिकेगी। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनी है इंडिविजुअल, जिसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है बल्कि वो एक ही कंपनी है। एप्पल कंपनी इतनी अमीर तरीन क्यों है? क्योंकि उसके शेयर्स हर कोई लेना चाह रहा होता है। और उसके शेयर्स हर कोई क्यों लेना चाह रहा होता है? क्योंकि लोग उसकी ब्रांड पे, उसकी प्रोडक्ट्स पे एतमाद करते हैं। जब लोगों का उस पर एतमाद बढ़ता है तो ख़रीदारी बढ़ती है, ख़रीदारी बढ़ती है तो स्टॉक्स की शॉर्टेज हो जाती है, स्टॉक्स कम पड़ जाते हैं। और ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए वो हमेशा महंगी होती है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का पहला रूल है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही होता है स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक या जो शेयर सबसे ज़्यादा बिक रहा होगा उसके पॉइंट्स उतना ही ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी उतना ही ज़्यादा वो महंगा होना शुरू हो जाएगा। और जो स्टॉक लोग डंप कर रहे होंगे यानी कि बेताशा बेच रहे होंगे वो उतना ही गिरना शुरू हो जाएगा, उसकी कीमत बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में उसको लेने वाला ही कोई नहीं है। वो तकरीबन आपको एक किस्म का मुफ्त मिलने लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने खुद शेयर्स वगैरह का काम किया था। तो 2015 की बात है कि बैंक ऑफ पंजाब, इतना बड़ा बैंक है जिसके पूरे पंजाब में ब्रांचेज हैं, बैंक ऑफ पंजाब का एक शेयर 6 रुपए पे आ गया था, इतनी कम कीमत पे। और उससे भी कम आपको बताऊं, पीआईए हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस 2015-16 की बात है, पीआईए का शेयर आपको 10-11 रुपए में मिल रहा था। और इसका जो वर्स्ट केस था, यानी कि सबसे बुरे हालात पीआईए पे आए थे, तब पीआईए का एक शेयर 3 रुपए पे भी गया है। तो ये इतने बुरे हालात क्यों होते थे? क्योंकि लोगों का एतबार उठ गया था, लोगों का इंटरेस्ट उठ गया था। इस वजह से स्टॉक मार्केट में ऊंचाओ नीचाओ आता रहता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर सवाल आपका कोई है तो आप ज़रूर पूछें। लेक्चर रिकॉर्डेड है, लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट का तो पूछ सकते हैं आप लोग।
ओके, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होगी, कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।